में पड़ जाता है। ओके सर, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं सबको गुड इवनिंग कर देता हूँ। अच्छा देखो, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी लॉ में जिन लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, जिनका बेसिक हो चुका है इट्स ओके, वो रिवाइज करें। जिनका बाकी है वो बाद में करेगा, मतलब फिर से नया से सीखेगा। लेकिन आज बेसिक नहीं, आज थोड़ा सा एनहांस लेवल में बात करेंगे। ऐसे तो बेसिक में भी बहुत सारा डेप्थ लेवल में बात हो चुका है, लेकिन टुडेज डिस्कशन इज अबाउट कंपनी मीटिंग, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में। सबको समझ आएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसका रियल यूज़ बहुत जोर का होता है। ऐसे पूरा का पूरा कंपनी लॉ का ही रियल लाइफ यूज़ बहुत बड़ा है, बिकॉज आज के डेट में कंपनी मैनेज करना सबसे बड़ा काम में से एक है माना जा रहा है। बिकॉज कंपनी मैनेज को लेके आप लोग शायद सुन रहे हो चारों तरफ कि अलग अलग बिजनेसेस गवर्नमेंट लेवल में भी न्यू न्यू डिसीजंस लिया जा रहा है। खबर है ना सर, कि सरकार प्राइवेटाइज कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहा है। फिर कुछ लोग आवाज़ उठा रहा है क्यों 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 ऐसा करके। हाँ सर, आप लोगों के पास ये सब खबर है कि नहीं है? बोलो सर, सीरियसली मैं पूछ रहा यस सर। हूँ, है ना सर। ये कंपनी प्राइवेटाइज कर रहा है, इसको लेके बहुत एक चिल्ला हल्ला चल रहा है। तो कंपनी मैनेज करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बिकॉज सरकारी लेवल में कुछ प्रॉब्लम है। प्राइवेटाइज कोई करना तो मतलब देखो, प्राइवेटाइज का मतलब ये नहीं कि कंपनी बिक जा रहा है, फॉरेन में चला जा रहा है, नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट कंपनी फंक्शन तो करे, कंपनी एटलीस्ट फंक्शन तो करे, प्रॉफिट तो करे। कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट करने के लिए ही बिजनेस करता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा बिजनेस लॉस में जाएगा। और अगर डे बाई डे लॉस बढ़ता जाए वो तो बहुत खतरनाक होता है। चलो सर, हम लोग सरकारी लेवल पे बात नहीं करेंगे। आज का डिस्कशन थोड़ा अलग दिशा में होगा, कि कंपनी जो होता है सर, इसके मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है। कंपनी मीटिंग कैसा मीटिंग सर, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं वैसा? हाँ, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, बट अगर आप समझना चाहते हो तो जैसे कि हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरह का मीटिंग है। वैसा ही कंपनी मीटिंग है, बट इसका कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, क्यों कंपनी मीटिंग करते हैं। चलो सर, कुछ प्रैक्टिकल बात पहले देख लें, फिर हम लोग किताबी लॉ रिलेटेड बात देखेंगे। पहले कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंपनी एक्चुअली मीटिंग क्यों करते हैं। रियल लाइफ कुछ डेटा देख ले, उसके बाद हम लोग आपको वहीं पर लेके जाएंगे जहां पर एक्चुअली आप लोग जाना चाहते हो। दैट इज जो एक्ट है जिसके रिगार्डिंग आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो पहले कुछ प्रैक्टिकल बात हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर है तो मुझे बताना। स्क्रीन शेयर है सर? बोलो ना एक बार। यस सर। ठीक है सर। यस सर। अच्छा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये मनी कंट्रोल बहुत फेमस ऐप है। जो लोग स्टॉक मार्केट का कनेक्शन रखते हो, या जो लोग नहीं रखते हो, कोई बात नहीं सर। आप लोग तो कॉमर्स एंड फाइनेंस में टॉप क्लास एडुकेट, मतलब टॉप क्लास बनने जा रहे हो सर। तो फिर स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग कहानी तो बहुत कनेक्ट करेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हो, आई नो आप में से बहुत लोग हो जो स्टॉक मार्केट क्लास के साथ भी कनेक्टेड हो हमारे यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो स्टॉक मार्केट अभी पढ़ाई चालू नहीं किया, मे बी फ्यूचर में करेगा। स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं कि पैसा डालना, पैसा कमाना, नहीं नहीं, नॉट जस्ट दैट। स्टॉक मार्केट इज बियॉन्ड दैट। स्टॉक मार्केट मतलब इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट मतलब पूरा दुनिया के इकोनॉमी में जो चल रहा है ना, उसके उसके नॉलेज आपके अंदर आएगा अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखते हो तो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं समझना सर, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। देखो सर, यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिख रहा है, ये रिलायंस का है सर। शेयर का दाम 2021 आज के डेट का, आज के डेट में इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप देखो कॉर्पोरेट एक्शन के बटन में मेरा क्या हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शन का बटन में मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा। जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट एक्शन में क्लिक किया, शेयर का दाम तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो एजीएम ईजीएम ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। बताना सर अगर देख पा रहे हो तो। कुछ लोग यस ज्वाइन सर। कर,
एक सेकंड सर, कुछ लोग ज्वाइन कर नहीं पा रहे किसी कारण से, एक बार देख लूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, तो उन लोगों को मैं थोड़ा डिटेल्स में ही दिखाता हूँ कि ये जो ईजीएम ईजीएम है इसका क्या मतलब है। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जो लोग नहीं हो थोड़ा कम आएगा, बट आज से अंडरस्टैंडिंग होना चालू हो जाएगा। सर ये स्टॉक मार्केट दिमाग खा रहा है, नहीं सर एकदम दिमाग खाने वाला बात नहीं है। इट्स प्योर अंडरस्टैंडिंग। आपको स्टॉक मार्केट नहीं सिखाने वाला हूँ मैं इसका यूज़ सिखाने वाला हूँ और कुछ नहीं। जस्ट लुक एट यहाँ, जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट एक्शन में क्लिक किया आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है देखो। बोर्ड मीटिंग, एजीएम ईजीएम दिख रहा है सर, बोर्ड मीटिंग। और आज हम लोग का डिस्कशन क्या है, कंपनी मीटिंग पे। टुडेज डिस्कशन इज अबाउट कंपनी मीटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ में प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग कैसे होता है। ऐसे तो ये चैप्टर का पूरा नाम है सर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज पर कंपनीज एक्ट। ये पूरा चैप्टर को मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है सर। तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे तो बहुत सारा चीज़ें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रजिस्टर के बारे में भी जानना है, एनुअल रिटर्न के बारे में भी जानना है। मैं इस सब में आऊँगा सर, रजिस्टर के बारे में भी आऊँगा, एनुअल रिटर्न के बारे में भी बात करूँगा। डोंट वरी सर, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्शन 88 से लेके 122 तक में बात किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो ये जो कंपनी चलाने के लिए जो एक्ट का ज़रूरत है वो 2013 एक्ट है। आप लोगों को पता होगा बहुत लोगों को कि पहले यही एक्ट 1956 कंपनीज एक्ट के नाम से जाना जाता था। ये 2013 में न्यूली इसको फिर से ड्राफ्ट किया गया, न्यूली ड्राफ्ट किया गया। सर क्या पूरे 1956 अभी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है? नहीं सर, पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कहीं कहीं बिजनेस में जो 1956 एक्ट का यूज़ हुआ है उसका एप्लीकेबिलिटी अभी भी है। जो पुराना लॉ था उसको ही थोड़ा सा रीमॉडिफाई किया गया है और न्यूली एकदम कंपनी एक्ट 2013 आया है। ठीक है सर, आप लोगों को इसके साथ कोई लेना देना ऐसे करेंटली नहीं है। तो 2013 कंपनीज एक्ट जो न्यूली बिल्ड है, ठीक है, वही सब आप लोग पढ़ोगे। तो उसमें रजिस्टर एनुअल रिटर्न तो पढ़ना ही है, लेकिन आज डिस्कस करेंगे सर कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 के अंदर भी बोला गया है। मीटिंग के बारे में बात करेंगे, प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग के बारे में बात करेंगे, कोरम में बात करेंगे, चेयरमैन पे बात करेंगे, वोटिंग में बात करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, कोरम, चेयरमैन, वोटिंग, सुनने से ही कैसा लग रहा है सर, डर डर जा रहा है। नहीं सर, डरने वाला भी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। रियल यूज पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, फिर देखो नीचे क्या है, रिजोल्यूशन, फिर क्या है, मीटिंग्स, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मीटिंग्स के बारे में भी बात होगा। तो चलो सर एक एक करके मैं बात करता हूँ लोगों के साथ। डोंट वरी सर कि क्या है, किस लिए काम होता है, ठीक है, सारा का सारा बात करूंगा। मीटिंग की भी बात हो 96, 102, 121, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वीनिंग ए मीटिंग 103 से लेके 120। बहुत ज़बरदस्त चर्चा है सर, बहुत ज़बरदस्त चर्चा है। थोड़ा पेशेंसफुली आपको रहना पड़ेगा, पेशेंस रखो, अभी देखो मज़ा आएगा। बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगा सर, कि एक बिजनेस ऐसे ही नहीं बन जाता। पहले तो मैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए मीटिंग से ही चालू करूंगा। प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए मीटिंग मतलब मीटिंग करने से पहले क्या ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। बट बिफोर दैट एक बार मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। ये जस्ट सब लुक लुक हियर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी भी कुछ भी डिसीजंस लेता है ना, सिंपल बात है। सर आप लोगों में से कोई गुरु पिक्चर देखे हो, गुरु? ये आपका गुरु मूवी जो है ना, ये आपका ये वाला मूवी है। मैं देखने के लिए रिकमेंड जरूर यस करूंगा। सर। देखे जी, वेरी गुड सर। ये गुरु मूवी, ये वाला मूवी, ये जो मूवी है ना सर, ये मूवी ज़रूर देखना। ने थोड़ा सिनेमैटिक है, रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड होगा सर, ठीक है। ये पीछे देख रहे हो सर, ये एक्चुअली ना धीरू भाई अंबानी है। ये जो मुकेश अंबानी का जो रोल, सॉरी धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का पापा, ठीक है, ये जो रोल अदा किया ना यहाँ पर अपना अभिषेक बच्चन साहब, ये एक्चुअली धीरू भाई अंबानी के जीवन पेपर है। मतलब जो रिलायंस आज बना है इसी के साथ कनेक्टेड कुछ कहानी है। एग्जैक्टली क्लेम नहीं करता मूवी, बिकॉज कॉपीराइट नहीं दिया गया था, तो कहानी बनाया था, तो उसमें रिलायंस कुछ नहीं बोला था। तो वहाँ पर बोला नहीं कि ये धीरूभाई अंबानी के जीवन पे आधारित है, ऐसा कुछ नहीं बोला था। ये पीछे आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हो कि बहुत सारा लोग बारिश में छाता लेके खड़ा है। बहुत सारा लोग बैकग्राउंड इमेज में देखो, बहुत सारा लोग ना बारिश में, रेन हो रहा है बहुत जो जबरदस्त, और छतरी लेके, अम्ब्रेला लेके खड़ा है। देख पा रहे हो क्या? हाँ सर, क्या आप लोगों को विजिबल हो रहा है? यस सर।
सर ये क्या चल रहा है जानते हो, ये छतरी लेके क्या हो रहा है? ये मीटिंग चल रहा है। ये छाता लेके एक्चुअली मीटिंग हो रहा है, कंपनी मीटिंग चल रहा है। ठीक है, ये मूवी के अंदर हुआ है, रियल में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिनेमेटिक था कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है, ठीक है, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। एक टाइम था कंपनी में इन्वेस्टर मिलना मुश्किल होता था, जिस टाइम पे रिलायंस बन रहा था। उस टाइम पे किसी को इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था, जैसे आजकल लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं। सिर्फ कुछ लोग, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता था, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ता था, ठीक है, या फिर सीएस का पढ़ाई 1980 से चालू हुआ है। उस टाइम पे सीएस का पढ़ाई इतना नहीं था, जब धीरू भाई अंबानी बढ़ रहा था। सीए सीएमए था सर, सीए एंड सीएमए का एजुकेशन था, सीएस तब मार्केट में नहीं था सर प्रॉपरली। तो उस टाइम पे लोगों को उतना भी नॉलेज नहीं था, और बीकॉम वगैरह का नॉलेज को लेके जितना हो सकता है इट्स ओके। तो इस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट ये था कि लोग कंपनी का शेयर्स फिजिकली मिलता था। आज के डेट में जैसे हम लोग सेंसेक्स निफ्टी के बारे में इतना सारा कुछ जानते हैं ना, ठीक है, इतना सारा कुछ नॉलेज नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो कंपनी में जो कभी भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है, वो सेंसेक्स देखता है, निफ्टी देखता है, इतना सारा कंपनी। इंडिया में करीब 5-7 हज़ार कंपनी लिस्टेड है, 7 हज़ार के आसपास कंपनी। तो ये सब इतना नॉलेज के साथ कुछ भी नहीं था। तो ये सब बोर्ड मीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी मीटिंग में होता क्या है, जैसे यहाँ पर आप रिलायंस के साइट में चले गए सर, देखो ये कंपनी नोटिस दे रहा है। देखो सर, दिख रहा है, कंपनी ना नोटिस दे रहा है कि जब आप एक्चुअली मीटिंग करोगे तो मीटिंग के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखो मैट में, ये देखो सर, नोटिस देख रहे हैं सर। जैसे ही मैंने प्री रिक्विजिट बोला तो सबसे पहले क्या आया सर, नोटिस ही आया ना। सर मैं प्रैक्टिकल के साथ किताब को कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किताब में कोई बाहरी दुनिया का चीज़ नहीं है, सब एकदम रियल लाइफ दुनिया का चीज़ है। तो अगर आपको कंपनी का मीटिंग करना है, सर मीटिंग में होता क्या है, आता हूँ सर, वेट, कि मीटिंग में करता क्या है, मतलब किस बात के लिए मीटिंग बुलाते हैं कंपनी को, मीटिंग के, कंपनी का मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मीटिंग करता है तो करता है, हमें क्या इसमें, हम लोग इतना दिमाग क्यों खराब करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, कॉस्ट अकाउंटेंट लोग इतना दिमाग क्यों खराब करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी इसको इतना क्या माथा पे चाहिए भाई कंपनी मीटिंग करेगा तो? सर बहुत, मतलब इसका बहुत बड़ा यूज है। कंपनी मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है, इसका यूज बहुत बड़ा है कि कौन कंपनी का शेयर होल्डर है। जो शेयर होल्डर होते हैं उसको कंपनी का मेंबर कहते हैं सर। जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, वो कंपनी का मेंबर होता है। जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी का लोन प्रोवाइडर होते हैं सर। तो जो कंपनी को लोन दे, ठीक है, ये जनरल मीटिंग कंपनी में जो सबसे फेमस है, दैट इज कॉल्ड जनरल मीटिंग सर। क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, एजीएम। एजीएम छोड़ के और भी मीटिंग होते हैं, बट सबसे फेमस तो एजीएम होता है सर। सबसे फेमस एजीएम होता है। तो कंपनी अपने एजीएम का मतलब क्या हो गया सर? एनुअल जनरल मीटिंग। मैं आपको बस एक सिंपल बता रहा हूँ, सबसे फेमस यही है, बाकी मीटिंग भी इंपॉर्टेंस ही रखता है, ठीक है, बट सबसे फेमस एजीएम माना जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसमें ऐसा क्या बात है, और इस मीटिंग को लेके इतना दिमाग खराब क्यों करना है? यस, दिमाग खराब करना क्यों है? ठीक है सर, दिमाग खराब है तो फिर छोड़ देते, अभी नहीं चलते, चलो क्लास ऑफ करते। नहीं सर, बात समझो। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि कंपनी जो मीटिंग करेगा उसके लिए तो ऑब्वियसली नोटिस भेजेगा, जैसे कि मैं तब से दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जब जब कंपनी यहाँ पर देखो मीटिंग किया है, जैसे लास्ट कब हुआ है, द लास्ट एजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हेल्ड ऑन जुलाई 15 2020। कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कंपनी का वर्चुअल मीटिंग हुआ था सर। मैं आपको बता दूं, वर्चुअल लेवल पे, जैसे हम लोग वर्चुअल क्लास कर रहे हैं, वैसा ही वर्चुअल लेवल पे, अभी भी कोरोना टाइम ही चल रहा है, मैं तो ऐसा खुशी के साथ बोल रहा हूँ जैसे कोरोना खत्म, सेकेंड स्टेज ऑफ कोरोना चालू हो गया है फिर से। ठीक है, तो एजीएम और ईजीएम, ऑफ ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर क्या है, सब बात करेंगे, यही तो इसी चैप्टर का आनंद है कि हम लोग एक एक करके सब बताएंगे। ये देखो सर, कब जब जब कंपनी ने मीटिंग बुलाया उसका डेट यहाँ पर दिया हुआ है, साल में एक बार तो करना ही होता है एजीएम, ठीक है। जस्ट लुक हियर, 15 जुलाई, 12 अगस्त 2019, 5 जुलाई 2018, 2017, 2017, ठीक है। यहाँ पर कंपनी है, देखो सर, जैसे 2015 में एक डेटा यहाँ पर गिवन है मनी कंट्रोल में कि 10,000 पर शेयर 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। पर शेयर में 10,000, सॉरी 10 टका, 10,000 बोल दिया, आई एम सॉरी, 10 रुपीज पर शेयर। जो जितना शेयर होल्ड करेगा, जो जितना शेयर होल्ड करेगा पर शेयर पे 10 टका करके डिविडेंड देने का बात किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी बोल रहा है कि 9.5 पर शेयर 95% डिविडेंड देगा,
अच्छा, ये 100% डिविडेंड क्यों बोला? 10% मतलब एक्चुअली इसका फेस वैल्यू है 10%। सर आप लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़े हो, उसमें आप कंपनी अकाउंट्स में कंपनी का ऐसे देखे हो ना कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में लाना चाहता है, फिर कंपनी अकाउंट सभी कोई किए होंगे। सर किए हो कि नहीं किया आप लोग? ये 12 लेवल में पढ़ाया जाता है। कंपनी यस सर। अकाउंट्स का नॉलेज सभी के पास है। तो आप लोग जानते होंगे वहाँ पर कंपनी का फेस वैल्यू होता है ऐसा 10%। नॉर्मली स्टैंडर्ड 10% ही होता है सर। 1% भी हो सकता है, 1 रुपी भी हो सकता है, 10 रुपीज़ भी हो सकता है, 5 रुपीज़ भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड माना जाता है 10 रुपीज़। जैसे रिलायंस का 10 रुपीज़ ही है। यहाँ पर हम लोग आराम से डेटा फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 100% इसलिए हुआ है कि अगर फेस वैल्यू 10% है तो बता रहे हैं कि पर शेयर के हिसाब से आपको 10% करके देगा। लेकिन सर ये तो उसका फेस वैल्यू है, उसका रियल वैल्यू तो इतना नहीं है। इसका रियल वैल्यू आज के डेट में 2021 2021, तो 2015 के टाइम पे वैसे ही 1500-1600 रुपया होगा। ठीक है, 1500-1600 के आसपास का दाम था। ठीक है, तो ये 10% का फेस वैल्यू है और पर शेयर का हिसाब से वो 10% करके डिविडेंड दे रहा है। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 10 करके जितना होता है उतना डिविडेंड आपको मिल जाएगा। 10,000 का डिविडेंड में, तो ये डिविडेंड है, ग्रोथ नहीं। जैसे कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, एक सेकेंड। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिलायंस सर। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखो सर, आज के डेट में ये आज का डेटा है। अगर मैं आपको लास्ट 5 साल का डेटा दिखाऊं तो 5 साल पहले 2016 के आसपास रिलायंस का एक शेयर का दाम था 500 रुपीज़। क्या सबको दिखाई दे रहा है सर? मैं आपको बस एक छोटा यस सा सर। डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि डिविडेंड और शेयर का ग्रोथ में फर्क होता है। कि ये जो 500 में अगर किसी ने शेयर खरीदा था और फिर आज के डेट में जिसके पास कंपनी का शेयर है 2000 रुपया है, तो 4 गुना, करीब 4 टाइम्स इन 4 ईयर्स। 4 साल में 4 गुना बढ़ गया है। 4 से 5 साल ही हुआ है और ये 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है सर, तो ये जो 500 का शेयर अभी 2000 में रीड मतलब लीड डील कर रहा है मार्केट में, इसको डिविडेंड नहीं कहता। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मैंने प्रॉफिट कर लिया। नहीं नहीं, आपने प्रॉफिट किया, इसको बोलते हैं शेयर गेन, इसको बोलते हैं गेन करना। ठीक है, आपका शेयर मार्केट गेन के साथ बढ़ा है सर, इसका बिजनेस बढ़ा है। किसका बिजनेस? रिलायंस का बिजनेस बढ़ा है। आप भी बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ कौन हो? आप मेंबर हो, आप शेयर होल्डर हो, उसके साथ साथ आपने गेन किया। लेकिन सर डिविडेंड सर वो अलग, वो कंपनी अपने प्रॉफिट जो किया ना, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हर साल का, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है। और वो डिविडेंड देता है फेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे 10% का फेस वैल्यू है उसका, उसी के हिसाब से आपको 2015 में ये 10% का शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। उससे पहले 9.5 का डिविडेंड दिया था, मतलब 10% का फेस वैल्यू है, 9.5 मतलब 95% डिविडेंड डिक्लेयर बोलते हैं इसको। तो सर ये सब क्या बोल रहे हो आप? सर यही सब तो चीज़ें डिविडेंड मतलब मैटर ना, डिस्कशन होता है मीटिंग पे कि इस बार डिविडेंड डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितना दिया जाएगा, कौन कंपनी का अकाउंटेंट बनेगा, कौन कंपनी का ऑडिटर बनेगा, कौन कंपनी का, अच्छा कंपनी का पीएल बैलेंस शीट डिस्कशन होता है एनुअल रिपोर्ट में, सॉरी मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में। कि कंपनी जो भी पीएल बैलेंस शीट में आपको वो भी शो करता हूँ थोड़ा सा, कि क्या होता है वो पहले जान लेना, तो फिर मीटिंग को पढ़ने में ना बड़ा सुविधा हो जाएगा सर। चलो सर फिनेंशियल में आ जाए। ठीक है, रिलायंस का फिनेंशियल पे आ रहे हैं। आप लोगों को नॉर्मली ये सब चीज़ें ना मैं स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करता हूँ कि जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ना उनको ज़रूरी होता है। यहाँ पर है जैसे स्नेहाशीष है, प्रिया है, रोशनी है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो सर। प्रिया आपको तो समझ आ ही रहा है, लेकिन सर, हाँ हेलो, सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस करने बैठे हैं? नहीं नहीं सर, हमारा मेन मुद्दा ये सब नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि ये सब जो डिसीजंस लिया जाता है ना, तो इसके ऊपर डिपेंड करके मीटिंग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, ये रिलायंस का फिनेंशियल डेटा है, कि रिलायंस का फिनेंशियल डेटा इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स। ठीक है, कि आज अभी करेंट डेट में इसका फंडामेंटल्स, आप अगर पुराना डेटा भी चाहते हो वो सब मिल जाता है। बट करेंटली मैं आपको एक दो पॉइंट बात करूंगा। जैसे कि मैं आपको फेस वैल्यू बात कर रहा था, रिलायंस का फेस वैल्यू 10% है। ये देखो सर 10%, अरे सबको दिख रहा है फेस वैल्यू 10 रुपीज। हाँ सर, यस सर। है ना सर? तो वो जो अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया था ना एजीएम में, और बोला था कि 100% डिविडेंड डिक्लेरेशन, पर शेयर में 10%, तो वो एक्चुअली कहाँ पर डिसाइड किया गया है सर? मीटिंग में डिसाइड किया गया है। कहाँ डिसाइड किया गया है? मीटिंग पे। मीटिंग पे और भी बहुत सारा चीज़ें डिसाइड होता है। ठीक है, ऑडिटर के बारे में डिसीजंस लिया जाता है, कोई भी स्पेशल मैटर पे, कंपनी कितना शेयर को, जैसे यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक बार फिर से लेके चलता हूँ, कहाँ चला गया,
ये तो फाइनेंशियल है, एक मिनट, ये कोट वैल्यूएशन कॉर्पोरेट एक्शन, ये देखो सर, डिविडेंड बोनस देगा कि नहीं देगा, शेयर को स्प्लिट करेगा कि नहीं करेगा, राइट इशू, मतलब ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। आप लोग जितना अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज लेते जाओगे आप लोग और ये सब चीज़ें समझते जाओगे। अभी थोड़ा बेसिक लेवल में ही बात करूंगा, इतना डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत लोग चिंता में पड़ जाएगा। डोंट वरी सर, जैसे जैसे आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस डेवलप करेगा ना, वैसे वैसे कंपनी मीटिंग में क्या करता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, एकदम आराम से बिना चिंता का रहो। बोर्ड मीटिंग भी होता है, बोर्ड मीटिंग में भी कंपनी डिसीजंस लेते हैं कि कब कब क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, जैसे 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब कंपनी का हर फाइनेंशियल रिजल्ट जो होता है ना, कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया, बैलेंस शीट, पीएल, सारा का सारा डेटा ना कंपनी डिक्लेयर करता है। सर ये सब डिक्लेयर करने के बाद सर ज़रूरत है सर दुनिया को, हमें ज़रूरत है जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी का क्रेडिटर है, जो कंपनी का डेटर है, सबको चाहिए, सबको चाहिए। और इसके लिए कंपनी का मीटिंग करना मैंडेटरी है, अगर ना करे ना तो पेनल्टी लगाया जाता है। ठीक है सर, यही सब, अगर कंपनी मीटिंग ना करे तो क्या होगा, क्यों करना चाहिए, मीटिंग करने का रूल रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, नॉर्मली एक कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना, वो पूरा का पूरा मीटिंग को ना, जो लोग सीएस का पढ़ाई भी कर रहे हो उनको लिए बता दूं मैं, कि जो कंपनी का मीटिंग जब भी अरेंज किया जाता है ना, उसका सारा का सारा डिटेल्स, मतलब कॉन्सेप्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ड्राफ्टिंग, एवरीथिंग सीएस को मेंटेन करना होता है। और इसका जो फाइनेंशियल डेटा का यूज़ जो मार्केट में शेयर करना है, कैसे करना है, ये सब कंपनी के अंदर सीए एंड सीएमए करते हैं, कि इसको फाइनेंशियली कैसे एनालाइज किया जाए, लोगों के सामने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से इसका मतलब समझाया जाए, इट दिस ऑल। ठीक है, तो लीगल मैटर साथ में फाइनेंशियल मैटर्स सब कॉम्बाइन करके मीटिंग में बात होता है। और हम लोग आज सीखने वही जा रहे थे डिटेल्स में, कंपनी का मीटिंग। आई होप थोड़ा बहुत ज़रूर दिमाग में जा रहा है, बहुत ज़्यादा ना भी जाए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर जा रहा है। क्या सर थोड़ा बहुत जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतना बता दो, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इतना बता दो सर। हाँ सर। यस सर, यस सर। ठीक है सर, थोड़ा बहुत जाने से इनफ है सर, क्योंकि बाकी चीज़ तो समय के साथ साथ बिल्ड होगा। अगर मैं बोलूँ कि एकदम इंट्रोडक्शन पढ़ के ही सब समझ में आ गए तो फिर हम लोग तो बुद्धा बन जाएंगे बुद्धा तो बनने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। बुद्धा, बुद्धि और बुद्धू में फर्क जानते हो? सीरियसली ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बुद्धा, बुद्धि और बुद्धू किसको बताया? ध्यान से सुनना बात को, बुद्धा, बुद्धि और बुद्धू, इन तीनों में फर्क क्या है? कौन बताएगा, जल्दी बोलो सर। बुद्धा, बुद्धि, बुद्धू, सुने हो सर ये तीनों वर्ड, सुने हो आप लोग, सुने कि नहीं सुने? सर नॉर्मली हम लोग जैसे लोग ना बुद्धि के साथ है, या फिर कभी कभी बुद्धू भी बन जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स बुद्धू, समटाइम्स कभी कभी बुद्धू बन जाते हैं, पर नॉर्मली हम लोग बुद्धि के साथ होते हैं। और बुद्धा का मतलब वो होता है जो बियॉन्ड बुद्धि है, इस लेवल में जो चले जाए ना सर, हम लोग उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं, जैसे कि गौतम बुद्धा को दिए हैं, विवेकानंद जी को दिए हैं। ठीक है, इस दिस काइंड ऑफ ओके, जो बियॉन्ड बुद्धि चले जाते हैं उसको बुद्धा कहते हैं। हम लोग तो बियॉन्ड बुद्धि नहीं, एकदम बुद्धि के साथ है, कभी कभी बुद्धू भी बन जाते हैं। जानते थे सर ये सब आप लोग? सर पढ़ाओ ना, ये सब स्पिरिचुअल ज्ञान क्या करेंगे? नहीं नहीं सर, स्पिरिचुअल कहाँ था, ये तो बस कॉमेडी था ठीक है, ओके। तो देखो सर, रिक्विजिट ऑफ मीटिंग, तो मीटिंग करने से पहले हम लोगों को कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, जैसे कि आपको नोटिस भेजना होगा। नोटिस के बारे में सेक्शन 101 में कहा गया है, ध्यान से सुनना सर, नोटिस के बारे में सेक्शन 101 में कहा गया है। जैसे आप लोगों को भी मैंने नोटिस दिया ना, ऐसे हम लोग तो क्लास के 5 मिनट पहले नोटिस भेजते हैं कि क्लास है। क्या सर भेजते कि नहीं भेजते? ओ सर बोलो क्लास के 5-10 मिनट पहले या 2 घंटा पहले सब बता देते हैं कि आज इतना बजे क्लास होगा। नॉर्मली 10-15 मिनट इधर उधर होता है, बिकॉज इससे पहले कभी कभी प्रीवियस क्लास रहता है ना, तो उसको ख़त्म होने में अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए, जैसे इससे पहले वाला एक क्लास था जो 5 बजे एंड हुआ, तो फटाक से दूसरा क्लास चालू नहीं कर पाए तो 15 मिनट लेट हो जाता है। तो फिर भी जो भी होता है नोटिस दिया जाता है कि भाई क्लास 5 मिनट बाद है, क्लास 10 मिनट बाद है, या 5:30 में है, 5:15 में है।
इसका नोटिस जाता है कि नहीं जाता? हाँ सर। यस सर, यस सर। यस सर, बेसिकली वही पॉइंट है कि नोटिस ऑफ मीटिंग जो है वो सेक्शन 101 में कहा गया है कंपनीज एक्ट में कि आप मीटिंग करने से पहले नोटिस भेजो। ठीक है, ठीक जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वैसा यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। ये कहाँ चला गया है भाई, निकलो। ये देखो सर, ये रिलायंस का वेबसाइट है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेबसाइट है जिसमें हम लोग आराम से देख सकते हैं सर। ये देखो, जस्ट लुक हियर, ये नोटिस 31 मार्च को इंटीमेशन ऑफ ट्रेडिंग विंडो क्लोज पीरियड, कैंसिलेशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉट बैक परचेज बाय कंपनी। तो कंपनी ने नोटिस दिया, ठीक है, कि भाई कब क्या हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, ठीक है, जनरल मीटिंग भी करेगा ना, उसका भी नोटिस देगा। एक सेकेंड सब, अगर आप थोड़ा सा देखो ना, ये देखो, नोटिस फॉर इमीडिएट अटेंशन ऑफ शेयर होल्डर हुज राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड इन जून 2020 आर लाइंग इन रिलायंस राइट्स अलॉटमेंट डीमैट सस्पेंस। एकदम बिजनेस रिलेटेड बातें सर, जो भी बिजनेस रिलेटेड बातें होता है उसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए नोटिस देते हैं सर, ठीक है, क्योंकि जिनके पैसे से बिजनेस होता है उनको नोटिस देना जरूरी है, दैट्स वाई। ठीक है, अच्छा, नोटिस में ये भी बताना पड़ता है कि भाई क्या डिस्कस करोगे। नोटिस में ये भी बताना पड़ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर, आज कंपनी लॉ का क्लास है, ठीक है, फिर कभी कभी टॉपिक भी बता देते हैं, कभी कभी नहीं हमेशा, कि जो भी टॉपिक होता है, जो क्लास लिंक होता है ना, उस पर देखना, क्लिक करके आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा रहता है कि आज ये डिस्कशन होने का बात है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद सेक्शन नोटिस सेक्शन 102 में कहा गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो दो बात कहे ना सर यहाँ पर, नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं बिफोर मीटिंग वाला बात। बिफोर मीटिंग, ओके, मीटिंग होने से पहले आपको ये चाहिए। फिर ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग में कोरम आया कि नहीं आया। जैसे आज कंपनी लॉ का क्लास में नॉर्मली 10-15 जैसे भी स्टूडेंट्स बैच साइज होते हैं, अगर सर मानो कि हमारे लिए तो एक स्टूडेंट भी अवेलेबल है तो क्लास लिया जाता है। तो कोरम का मतलब होता है कि जितना कंपनी का मेंबर हो उसके हिसाब से एक सिस्टम होता है कि अगर 1000 मेंबर हो तो फिर कितना लोग अवेलेबल है, अगर 2000 से ज़्यादा मेंबर हो तो कितना लोग अवेलेबल है। बात करेंगे कोरम में कि किसके लिए कितना अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर के बेसिस में कितना लोगों को दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर तो कितना भी स्टूडेंट हो, अगर एक स्टूडेंट भी अवेलेबल होता है क्लास होता है। इफ़ देर इज अ सिंगल स्टूडेंट अवेलेबल इन द क्लास, हम लोगों का क्लास तो चलता रहता है, चाहे मेरा हो या मैम का हो, हाँ ऑब्वियसली क्लास तो होगा। तो कोरम का मतलब होता है, सेक्शन 103 बताता है सर, सेक्शन थोड़ा याद रखना, ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कोरम का मतलब होता है कि जितना मेंबर का जरूरी है एक मीटिंग करने के लिए, क्या उतना मेंबर अवेलेबल है। चेयरमैन के बारे में, कौन मीटिंग को चेयर करेगा, जैसे हमारे यहाँ पर जो क्लास अभी चल रहा है इस पे तो सर आप लोग मानो ना मानो चेयरमैन में तो मैं ही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को समझाता हूँ आप लोग उसको सुनते हो, सवाल जवाब जरूर कर सकते हो, बट बेसिकली यही पॉइंट है कि चेयरमैन ऑफ मीटिंग। सर मैं जबरदस्ती आपसे चेयरमैन का पद छीन लिया, गुस्सा मत हो जाना, ठीक है सर, वोट होगा आप लोग और मेरे बीच में, फिर जो होगा चेयरमैन उसी को बना दिया जाएगा, जो भी हो, बट चेयरमैन ऐसे ही बनाया जाता है सर कंपनी मीटिंग में भी। सेक्शन 104 कहता है। सर प्रॉक्सी कौन होता है, डिस्कस करेंगे, क्लास में प्रॉक्सी दिए हो कभी आप लोग, स्कूल में कभी प्रॉक्सी दिए आप लोगों ने, बोलना सर, स्कूल में कभी प्रॉक्सी दिया किसी के बदले, हाँ ना, कुछ तो कहो, हेलो। है सर, है सर। दिया, मतलब कोई फ्रेंड नहीं आया तो उसके बदले या प्रेजेंट सर या यस सर ऐसे करके, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ऐसा किया ना, तो कभी पकड़े गए, है सर, बहुत बढ़िया। धरा पड़े चीज, वेरी गुड सर, नहीं मजा आता है, दोस्त नहीं आता तो दोस्त के बदले उसका गला मतलब नकल करके प्रॉक्सी देना। तो यहाँ पर भी प्रॉक्सी दिया जाता है, बट कोई नकल करने वाला बात नहीं है, एज पर लीगल सिस्टम प्रॉक्सीज मीटिंग में आ सकते हैं, मतलब जो कंपनी मीटिंग में मेंबर बन के जिसको आना चाहिए, अगर वो नहीं आ पाता मीटिंग में तो उसके बदले कोई और को भेज सकते हैं क्या। आप समझ रहे हो ना बात, प्रॉक्सीज मतलब मीटिंग में जिसको आना है, अगर उनकी जगह कोई दूसरा आ जाए तो वो दूसरा कौन है, ठीक है, लाइक घर का नौकर चाकर आ सकता है, यस आ सकता है, क्या वो मीटिंग में आके बात कर सकता है, नहीं कर सकता, यही सब बातें करेंगे प्रॉक्सीज में, कि अगर घर की नौकर चाकर को हम लोग भेज दें प्रॉक्सीज में मतलब मीटिंग में, तो क्या वो वहां पर आके आवाज करेगा, हाँ नहीं करेगा, लेकिन क्या वो वोट दे सकता है, उसके बारे में भी बात होगा सर। वोटिंग, ये सर 106 में कहा गया है वोटिंग के बारे में, ठीक है, कि आप मेंबर एज ए मेंबर, सर वोटिंग क्यों जरूरी है, सर वही बात कर रहे थे ना, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर,
कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी एनुअल शेयर को स्प्लिट करेगा कि नहीं करेगा। स्प्लिट मतलब क्या होता है जानते हो? थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर कंपनी का शेयर्स 1000 चल रहा है तो अचानक आप देखो कि कंपनी का शेयर्स 500 हो गया। आज देख रहे हो 1000 है, कल अचानक देख रहे हो कंपनी का शेयर्स 500 हो गया। क्या होता है जानते हो? स्प्लिट ऑफ शेयर्स तब हो जाता है 10 टका का फेस वैल्यू को चेंज करके अगर 5 टका कर दिया जाए ना, फेस वैल्यू 10 रुपीज से अचानक से अगर 5 रुपीज हो जाए, ये कंपनी कर सकता है। ठीक है, इसमें ना टोटल वैल्यू चेंज नहीं होता, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है, टोटल वैल्यू चेंज नहीं होता। ये बाद में बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको स्प्लिट इतना बोल सकता हूँ कि 10 टका का शेयर 5 टका हो जाता है। मतलब सिंपल बात कि अगर आपके पास 1000 शेयर है कंपनी के पास, 10 टका करके कितना हो जाएगा? 10 रुपीज करके। बताना सर मैथ्स। 1000 शेयर 10 रुपीज करके कितना हो जाएगा? 1000 हाँ, 10,000 10,000। मैं अगर फेस वैल्यू को 5 रुपीज कर दूं, कंपनी का शेयर का जो फेस वैल्यू है इसको अगर मैं 5 रुपीज कर दूं, मुझे इसको 10,000 ही रखना है, ये चेंज नहीं कर सकता मैं। ये 5 टका हो जाएगा, तो फिर इसको कितना करना पड़ेगा? 20 2000, 20 नहीं, 2000 2000। तो फिर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया पर टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगा, और फेस वैल्यू चेंज होकर 5 टका हो गया। ऐसा केस में आपका मार्केट में जो शेयर 2000 का चल रहा है ना, वो भी अचानक से गिर के 1000 का हो जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं हुआ पर लोगों की आंखों में झांसा आ गया, भाई 2000 का शेयर 1000 में आ गया, खरीद खरीद खरीद। ठीक है, जिसको लगता है कि 2000 का शेयर महंगा चल रहा है ना, वो अचानक से 1000 हो जाने से ना बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई शेयर सस्ता हो गया, खरीद लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कंपनी का ना बड़ा सोची समझी चाल होता है, धोखे वाला बात नहीं है सर। शेयर मार्केट कोई जुआ का बाजार नहीं है। ठीक है, इसमें प्योर इकोनॉमिक्स है, प्योर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऑब्वियसली रिस्क किस चीज में नहीं होता? हम रास्ते में चलते हैं उसमें भी रिस्क होता है, कोई गाड़ी आके ठोक ना दे। हाँ सर, रिस्क तो हर चीज में है। ठीक है, जिंदगी रिस्क में भरा हुआ है सर, जिस जिंदगी में रिस्क ना हो जिंदगी में क्या काम। ठीक है, तो शेयर मार्केट में रिस्क ऑब्वियसली है, इतना सारा कंपनी, इतना सारा डिटेल्स, इतना सारा नॉलेज। थोड़ा नॉलेज से इधर उधर हो जाए तो समझ नहीं आता क्या हुआ है, पढ़ाई करना पड़ता है। जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उनको शेयर मार्केट को समझने में ज़्यादा समझ आता है। लेकिन सर कंपनी मीटिंग वगैरह में तो सर यही सब बातें डिस्कशंस होता है। अब वोटिंग का ज़रूरत तब हो जाता है किसी पर्टिकुलर डिसीजंस में। जैसे मानो कि यहाँ पर 1000 शेयर होल्डर है, सपोज मान लेते हैं। 1000 में से कुछ शेयर होल्डर को लग रहा है कि नहीं कंपनी को इस बार डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, किसी को लग रहा है नहीं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो इसमें वोट होगा। किसी को लगता है डिविडेंड डिक्लेयर कर देना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। किसी को लग रहा है नहीं नहीं, अभी कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी अच्छा प्रोजेक्ट में वो वाला प्रॉफिट को यूज करके फिर बाद में हम लोग डिविडेंड ले लेंगे। तो इसमें झगड़ा चलता है। अब झगड़ा करके फायदा नहीं है, कंपनी सीधा साधा एकदम वोट लाता है, वोटिंग करता है। वोटिंग का भी अलग अलग तरीका है। ठीक है, वोटिंग का भी अलग अलग तरीका है, पोस्टल बैलेट का वोटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये वोटिंग के बारे में कहा गया है। समझ में आ रहा है? मैं सबको एक बार ज़रूर पूछूंगा, क्या सर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी धीरे धीरे, धीरे धीरे ही Yes sir, सही yes कनेक्ट हो sir. रहा है कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे ही सही कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं? बस सर वही कनेक्टिविटी बन जाए और क्या। एक बार करंट चल जाए ना, वो क्या बोलते हैं ना सर, पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ के करंट जलता है, मतलब लाइट जलता है। एक बार जल जाए तो फिर वो जल जाएगा। लेकिन अगर जलाना ही मुश्किल हो जाए ना तो फिर मुश्किल इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। तो सर एज ए टीचर मेरा तो काम यही होता है कि आप लोगों को कनेक्ट कर दूं, बाकी काम आप लोग खुद ही कर लोगे, फिर मेरा मेहनत कम हो जाएगा। जैसे कि एक बार इलेक्ट्रिसिटी जल जाए तो मैकेनिक का ज़रूरत कम पड़ता है, बट जब तक कनेक्टिविटी ना है ना हम लोग चिंता में पड़े रहते हैं, ये भगवान लाइट कब आएगा। वही दिमाग की बत्ती जलाओ। रेजोल्यूशंस सेक्शन 106 है, जब वोटिंग के बारे में सेक्शन 106 से लेके 110 में बताया गया है। फिर रेजोल्यूशंस के बारे में 111, 114, 117। सर वोट होगा, वोट होने के बाद रेजोल्यूशंस भी लिया जाएगा ना कि यस हम लोग कंपनी इस बार ये रेजोल्यूशंस ले रहा है कि कंपनी ये काम करना चाहता है। ठीक जैसे पॉलिटिकल पार्टीज रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ये कर दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे इस बार वेस्ट बंगाल में तृणमूल गवर्नमेंट तो है ही सर पुराना, बीजेपी गवर्नमेंट का आने का चांसेस है, तो वो अपना रेजोल्यूशंस दे रहा है। ठीक है, कि हम आएंगे तो
वेस्ट बंगाल में जैसे एक बहुत बड़ा बात कर दिया कि लड़की लोगों के लिए कोई बस का फेयर नहीं चलेगा, मतलब फ्री में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहेगा सरकारी लेवल में कंट्रोलिंग करके, इस तरह का मतलब रिजोल्यूशंस। ठीक है सर, सही गलत का डिसीजन हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अगर किस चीज़ को सही बोलूँगा कोई बोलेगा गलत। ठीक है, मुझे तो ये पसंद नहीं आया ठीक है, लेकिन क्या है ना, अब चलता है इस तरह का। तो सही गलत का डिसीजंस नहीं, हम बस आपको बता रहे रिजोल्यूशंस क्या होता है कि हम ये करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे एक चीज़ और भी बोला है कि जो भी सरकार में आता है हमेशा बोलते हैं कि नौकरी क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। भगवान करे कर दे सर, आज तक तो भारत में कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। ठीक है, चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे सरकार बीजेपी का हो, चाहे सरकार कांग्रेस का हो, चाहे सरकार टीएमसी का हो, ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा ना भारत में है ही है सर। ठीक है, तब तक नहीं जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, जब तक बिजनेस माइंड क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज जॉब बिजनेस क्रिएट करता है, सरकार नहीं कर सकता। सरकार बिजनेस माइंड क्रिएट कर देगा तो जॉब अपने आप क्रिएट हो जाएगा। हर 10 में से एक बंदा जॉब का बिजनेस करेगा ना, तो वो एक बंदे से 4 बंदा को नौकरी मिलेगा, चाहे वो सरकारी लेवल पे हो, प्राइवेट लेवल में हो। तभी जाके ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस दूर हो सकता है। इसके लिए अगर सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, एजुकेशनल लेवल को डेवलप करे, तो शायद ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए धीरे धीरे ही कम हो जाए। बट ये सिर्फ वादा करके वो भी नहीं निभा सकता, कोई नहीं निभा सकता सर, कोई नहीं। ये तो आप लोग गांड बांध लो, क्योंकि सर आप लोग कोई आम आदमी नहीं हो, पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो फिर आपका सोच का लेवल अलग होगा। ओके सर, छोड़ो मिनट्स। सर ये मिनट्स क्या होता है? मिनट्स मतलब सर, मिनट्स तो हम लोग बस जानते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ये कौन सा मिनट है? ये मिनट वो मिनट है, कंपनी अपने मीटिंग में जो भी बात करते हैं ना, कंपनी अपने मीटिंग में जो भी बात करते हैं उसको एक पर्टिकुलर कॉपी में ना लिखा जाता है, ताकि बाद में जो अवेलेबल ना हो वो उस मीटिंग को देख सके कि क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुआ है। उसको एक पर्टिकुलर मतलब कॉपी में या कंप्यूटर में राइट डाउन किया जाता है, जिसको बोलते हैं मिनट्स। ठीक है सर, डिस्कस करेंगे। तो ये मिनट्स के बारे में सेक्शन 118, 119, ठीक है। फिर उसको मेंटेन भी करना होता है। मिनट्स लिखने से ही बात नहीं बन जाता, मिनट्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसको बाद में इंस्पेक्ट भी किया जाएगा। 120 सेक्शन में बोला गया है पोस्ट मीटिंग। तो ये मिनट जो है ये मीटिंग करने के बाद का बात है, कि जब मीटिंग खत्म हो जाए तब मिनट्स का बात आएगा। चलो सर, एक एक करके ही बात बढ़ाए आगे की तरफ। बोलो सर, ओवरव्यू क्लियर है? ओवरव्यू क्लियर है मीटिंग रिगार्डिंग? मीटिंग करने के लिए सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा, जिसके बारे में 101 में कहा गया है। उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसके बारे में 102 में कहा गया है। ये बिफोर मीटिंग कॉन्सेप्ट है। फिर ड्यूरिंग मीटिंग में कोरम चाहिए, जितना लोग मेंबर है उतना अवेलेबल आया कि नहीं वो भी बताऊंगा सर। चेयरमैन कौन है मीटिंग का, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सीज अवेलेबल है कि नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वोटिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रेजोल्यूशंस क्या ले जा रहा है। फिर बाद में जो भी डिस्कशंस होता है उसको मीटिंग में मिनट्स में कन्वर्ट किया गया कि नहीं, फिर मिनट्स को मेंटेन किया कि नहीं 120 में। ये पोस्ट मीटिंग का डिस्कशन है। प्लीज सर एक बार बता दो कि समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर। बस और क्या चाहिए, हाँ आप लोग समझ जाओ, शांति से आगे बढ़ पाऊँ ठीक है सर। सर जनरल मीटिंग के बारे में बात कर लिया जाए। इतना देर से तब से ये एजीएम ईजीएम एजीएम ईजीएम कर रहे हैं, दांत खराब हो जा रहा है एजीएम ईजीएम करते करते। ये देखो सर, एजीएम ईजीएम इतना प्रैक्टिकल है। मनी कंट्रोल ऐप शेयर मार्केट के लिए बहुत फेमस है, जो लोग जानते हो वो समझ सकते हो। ये देखो सर, तो ये एजीएम बहुत पॉपुलर टॉपिक है। ऐसा नहीं कि किताब में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। लोग पागल होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ना वो आंख गड़ा के, जैसे वो एक होता है ना सर, जैसे बाज एकदम आसमान में रहते हैं और आंख गड़ा के बैठे रहते हैं कि कब नीचे कोई मरेगा और खाने के लिए आएगा। बाज होता है, या फिर शकुनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो भालचर। ठीक है, वो एकदम आंख लगा के बैठे रहते हैं। ऐसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना, वो कंपनी का मीटिंग में क्या डिसीजंस लिया जाता है ना, उसके लिए आंख लगा के बैठे रहते हैं। भाई क्या हुआ मीटिंग में, क्या बोला मुकेश अंबानी, क्या बोला। ठीक है, रिलायंस के बारे में बात कर रहा हूँ, टाटा के केस में रतन टाटा ने क्या बोला। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स। ठीक है सर, इट्स ऑल डिपेंड्स कि कौन क्या कह रहा है। तो चलो सर, जनरल मीटिंग क्या है? जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ ए कंपनी शेयर होल्डर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द जनरल मीटिंग कैन बी एन एनुअल जनरल मीटिंग और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तब से आप वही देख रहे हो ना, 2 पॉइंट, एजीएम ईजीएम, ये 2 चीज आप तब से देख पा रहे हो, है ना सर। एजीएम ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा ईजीएम क्या हो गया सर? ईजीएम और कुछ नहीं, एजीएम में अगर कुछ बात अधूरा रह गया,
अगर एजीएम में कुछ बात अधूरा रह गया तो उसके लिए बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लिया जाएगा या फिर अचानक से कुछ डिसीजंस लिया जाता है। ईजीएम इज काइंड ऑफ जैसे आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास होता है ना, इमरजेंसी। हाँ बोलो सर। इमरजेंसी हाँ यस, टाइप ऑफ, जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, कि आज एक्स्ट्रा क्लास है इस टॉपिक का, कि क्योंकि सामने एग्जाम है या फिर टॉपिक कवर नहीं हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम था, डाउट था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास दे दिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लास टाइप्स, ठीक है। इमरजेंसी ऑब्वियसली आप बोल सकते हो इमरजेंसी, या फिर कभी कुछ बात अगर एजीएम में अधूरा रह गया तो उसके लिए कंपनी ईजीएम बुला सकता है। कितना बुला सकता है क्या, वो सब आगे आगे बात करेंगे। AGM is mandatory. AGM is mandatory. Point to be noted, huh? AGM is mandatory. Yearly gathering of companies interested shareholder. Gathering, समझ रहे हो सर? लैंग्वेज का यूज कर रहा है। गैदरिंग मतलब आप लोगों में वो गुरु मूवी का दिखा ना, छतरी लेके खड़ा है, ठीक है, सब कोई शेयर होल्डर लोग। सीरियस, रिलायंस का ऐसे शेयर होल्डर का बहुत पॉपुलैरिटी है, ठीक है, रिलायंस का शेयर होल्डर का पॉपुलैरिटी बहुत है। जस्ट लुक एट दिस। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे गैदर किया, ये मूवी में हुआ है, रियल में ऐसा नहीं होता सर, कि छतरी लेके खड़ा हो गया बारिश में, कंपनी का चेयरमैन का भाषण सुनने आ गए, रियल में नहीं होता, बट हाँ सच में बड़ा होता है, ये मैं जरूर बोलूंगा। रिलायंस का जनरल मीटिंग बहुत बड़ा होता है। इस बार तो ऐसा हुआ था 2019 में मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस को अपना एजीएम करने के लिए स्टेडियम को रेंट पे लेना पड़ा था। सीरियसली, उसमें एम्प्लॉइज भी थे बट स्टेडियम लिया था। टाटा ने भी एक स्टेडियम बुक किया था एक बार, इंडोर स्टेडियम, जनरल मीटिंग करने के लिए। सीरियसली, ठीक है। तो बड़े कंपनीज के केस में ऐसा हो सकता है, छोटा कंपनीज कहीं पर भी कर सकते हैं जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह हो। अब बाद में बात करते हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग एन एजीएम इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर। सर कौन, किस तरह का शेयर होल्डर? सर इक्विटी शेयर होल्डर। सर इक्विटी, सर कौन है इक्विटी शेयर होल्डर? सर प्लीज बात को समझो, मैं इसीलिए तो शेयर मार्केट चिल्लाता रहता हूँ। कोई बोलता है सर क्या फालतू में आप शेयर मार्केट करते रहते हो। सर क्या करे, इकोनॉमी का मिरर है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस के बारे में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये रिलायंस में जिसने भी इन्वेस्ट किया, अगर आज के डेट में भी कोई इन्वेस्ट किया है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं सर, ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं, मुझे पता है, जो लोग शेयर मार्केट में बड़ा पॉपुलर है, अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करता है, एक ग्रुप है, उन पर मुझे सब पता चलता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप आज के डेट में रिलायंस में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप रिलायंस का क्या बन जाओगे? आप रिलायंस का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे सर। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी। क्या है सर? ट्रू ओनर, ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी। सर ट्रू ओनर का मतलब क्या हो गया सर? और किस तरह का होता है सर? इक्विटी छोड़ के और भी एक होता है प्रेफरेंस वाले। हाँ सर, इक्विटी छोड़ के और एक तरह का शेयर होल्डिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेसिक ऑफ कंपनीज लॉ में पढ़ाया। हाँ वोटिंग राइट्स। हाँ ऑब्वियसली ट्रू ओनर का वोटिंग राइट्स होता है। वेरी गुड सर। जिनको बेसिक नहीं हुआ वो बाद में बेसिक पड़ेगा, लेकिन सर मैं बता के जा रहा हूँ अभी। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ ऐसे होते हैं, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको ना मार्केट अप डाउन में ना इंटरेस्ट नहीं है। कौन? प्रेफरेंस वाले। मार्केट अप डाउन में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये मार्केट अप डाउन के साथ इक्विटी को जाना पड़ेगा। इक्विटी का मतलब होता है कि प्रोमोटर, जैसे मुकेश अंबानी जिस लेवल का, मुकेश अंबानी जैसा रिस्क लेगा, कौन सा? इक्विटी वाले के लिए बता रहा हूं। मुकेश अंबानी जैसा रिस्क लेके बिजनेस करेगा, इक्विटी वाले वैसा ही रिस्क लेके मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, कि अगर कंपनी डूबा तो वो भी डूबा, अगर कंपनी उठा तो वो भी उठा। लेकिन प्रेफरेंस वाले ऐसा नहीं है, वो फिक्स रिटर्न पे काम करता है। 14% चाहिए उनको, 14% रिटर्न चाहिए। ऐसे ही शर्त में कंपनी इशू करता है प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी को चाहिए होता है पैसा। क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए होता है पैसा बिजनेस करने के लिए। आप कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा कंपनी मार्केट में लगाएगा, उससे बिजनेस करेगा, आपको रिटर्न देगा। कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, आप गेन करोगे। कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, आप गेन करोगे। कंपनी प्रॉफिट करेगा, आपको डिविडेंड देगा। गेन अलग, डिविडेंड अलग। पॉइंट टू बी नोटेड सर। कंपनी मार्केट में बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ता जाएगा, आप गेन करते जाओगे। अगर किसी ने भी 2016-17 में 500 रुपए में रिलायंस का एक शेयर खरीदा था, आज सिर्फ 2000 के आसपास का है, तो 4 गुना बढ़ा ना सर, तो आप गेन किए। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पर शेयर में 10 रुपया आपको मिलेगा, पर शेयर में 12 रुपया मिलेगा आपको।
ठीक है, जितना शेयर होल्ड करोगे उसके बेसिस में मिलेगा। किसको? इक्विटी को मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस के केस में कैसा होता है सर? सर प्रेफरेंस के केस में ये अगर बोल दिया ना, तो वो एक्चुअली कंपनी और प्रेफरेंस वाले मतलब वो पहले ही प्री डिटरमाइंड होते हैं कि कंपनी जैसा भी प्रॉफिट करे वी नीड 14%। ऐसे आप लोग जब बचपन में सम्स करते थे ना प्रेफरेंस के, डिवेंचर्स के, या आगे भी करोगे, कॉलेज में करोगे, शेयर इंटर लेवल में करोगे, फाउंडेशन लेवल में भी करोगे, 14% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो तब भी ऐसे बोल देगा 14% प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि कंपनी को 14% प्रेफरेंस शेयर चाहिए। मतलब जो भी कंपनी का शेयर, मतलब वो अगर 1 लाख देगा तो बदले में कंपनी उसको 14% रिटर्न देगा। सर प्रेफरेंस वाले फिक्स, मतलब कंपनी मार्केट अप डाउन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहता। कौन? प्रेफरेंस शेयर वाले। लेकिन इस तरह का प्रेफरेंस शेयर होल्डर आजकल थोड़ा कम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी फिक्स्ड रिस्क लेना पसंद नहीं करता। इक्विटी के साथ कंपनी ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, जिसको जनरल शेयर होल्डर भी बोलते हैं सर। इसी को नॉर्मली मेंबर कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स भी उतना नहीं होता, स्पेशल केसेस छोड़ के। स्पेशल केसेस छोड़ के प्रेफरेंस वाले का वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी वाले का वोटिंग राइट होता है सर। एग्जैक्टली यही तो है कंपनी का आन बान शान जान सब कुछ, ठीक है। कंपनी उठा तो ये उठा, कंपनी गिरा तो ये भी गिरा। सर ऐसा कोई कंपनी है जिसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डर का भी गया है? यस, एक रिलायंस मुकेश अंबानी का, दूसरा रिलायंस अनिल अंबानी का। इसका हालत देखो, हालत देखो सर, जस्ट लुक एट दिस सिचुएशन। कंपनी पूरा बिक चुका है, ओनर भी बैंकरप्टेड है, मार्केट में इतना लोन है कि अभी शायद अपना घर बार बिक जाए, ठीक है, जो अपना ओन प्रॉपर्टी है ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी दांव पे लगा हुआ है। सीरियसली कोर्ट पे केस चल रहा है, ठीक है, जेल भी हुआ था, मुकेश अंबानी ने बेल कराया, भाई है क्या करे। लेकिन बिजनेस का सिचुएशन बहुत खराब है। अगर आप मैक्सिमम हालत देखो, एक टाइम था 2008-10 के आसपास के टाइम देखो सर, एक शेयर का दाम था 800 रुपया। किसका? रिलायंस कम्युनिकेशन का। आज क्या है? 1 रुपीज। इन्वेस्ट करना है क्या? अरे नहीं सर, बिजनेस बंद है, मत करना, ठीक है। अभी तो क्या है, पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी भी स्टॉक मार्केट में शो हो रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस फिर से बिजनेस पे वापस आ जाए, कोशिश कर रहा है सर, लेकिन करेंटली शेयर में कुछ, बिजनेस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 रुपीज एक शेयर का दाम चल रहा है, तो बिजनेस गया तो शेयर होल्डर भी गया। तो ऐसा बात नहीं है कि हमेशा सिर्फ आप राइड ही होता है, लो मतलब लो राइड भी हो सकता है, ठीक है, डाउनग्रेडेशन भी हो सकता है। ओके सर, सब समझ रहे हैं, ठीक है सर। पॉजिटिव कंपनी के साथ ही बात करते हैं, मज़ा ज़्यादा आता है। नेगेटिव कंपनीज देख के बड़ा डर लगता है। यस, तो चलो सर, तो दे कैन डिस्कस। तो क्या हो गया यहाँ पर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग एन एजीएम इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी एंड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. They can discuss any matter relating to their conduct of affairs of the company. An extraordinary general meeting can be defined as a meeting of shareholder which is not an AGM. जो AGM में नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई चर्चा करना है तो EGM बुलाते हैं. The objective of holding an EGM is to discuss any matter of urgent importance which cannot be postponed till the next AGM. मतलब ऐसा कुछ अर्जेंट बात है जो शायद नेक्स्ट AGM तक वेट करना मुश्किल है, इसलिए EGM बुला के कर सकते हैं मेंबर के साथ, ठीक है सर। जनरल मीटिंग समझ में आ गया ना सर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर बात होता है सर बोर्ड मीटिंग के बारे में। बोर्ड मीटिंग क्या है? बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ना, जो एक्चुअली कंपनी को रन करते हैं सर, जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल, जो जिनके हाथ में है कंपनी का सारा, ठीक है, उनके बीच में मीटिंग होता है, ठीक है। मतलब हायर लेवल अथॉरिटी जो कंपनी का है, उनको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, जिसमें डायरेक्टर्स लोग, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स लोग जो है, सीईओ, इस तरह का जो भी है, ये लोग का मीटिंग जो होता है ना, इसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं, ठीक है सर। उसमें भी बातें होंगे। क्लास मीटिंग क्या है? क्लास मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन लाइक क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। बात समझो, सिर्फ क्रेडिटर को लेकर भी मीटिंग होता है कंपनी का। मतलब कंपनी का क्रेडिटर मतलब जिसने कंपनी को कुछ क्रेडिट पे कुछ प्रोडक्ट दिया, क्रेडिट पे कुछ सामान दिया, कुछ क्रेडिट पे रॉ मटेरियल दिया, मतलब जिसके क्रेडिट पे कंपनी बना हुआ है, उसमें लोन जो लोन प्रोवाइड किया है, उसमें जो लोग कंपनी को क्रेडिट पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस दिया है, उनके साथ मीटिंग हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। प्रेफरेंस वाले कौन होते हैं? जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट नहीं बोलना चाहिए, शेयर बोलना चाहिए, बट वो फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज में जाता है ना सर। अगर 14% रिटर्न चाहिए, कंपनी अगर 100% भी प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है सर, तो भी वो 14% ही लेना पड़ेगा उसको।
अगर कंपनी अगर 14 मतलब 100 क्या, कंपनी अगर 5% का प्रॉफिट करेगा तो प्रेफरेंस वाले को 14% ही देना होगा। हाँ, पोस्टपोन कर सकते हैं कि हाँ भाई अभी इस बार प्रॉफिट नहीं है, नेक्स्ट बार देंगे, तो ऐसा भी सिस्टम है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। अकाउंट्स में ये सब बातें होंगे मैम, जब आप लोग को अकाउंट्स में कराएगा ना सर, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर जब भी करेंगे आप लोगों को ये सब सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। सब कनेक्टेड सब्जेक्ट है, कनेक्टेड सब्जेक्ट है। क्लास मीटिंग मतलब समझ में आया ना, इक्विटी का क्लास में नॉर्मल मीटिंग तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, बट कभी कभी स्पेशल क्लास का भी मीटिंग हो सकता है, लाइक क्रेडिटर का मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग। द प्री रिक्विजिट ऑफ द मीटिंग आर इन जनरल एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मीटिंग्स, although the time limits may differ and there might be a specific mention of a certain type of meeting in that section। मतलब नॉर्मली मीटिंग करने से पहले जो भी प्री रिक्विजिट्स है वो हर तरह का मीटिंग के लिए, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, क्लास मीटिंग हो, सभी के लिए एक सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। बट सर कि डिपेंड करता है, कभी कभी टाइम डिफर कर सकता है, स्पेसिफिक कुछ कारण डिफर हो सकता है। चलो सर, नोटिस के बारे में बात कर रहे थे तो अभी नोटिस भी देख लेते हैं, है ना सर। रिलायंस के साइट में गए थे और हम लोग देख रहे थे रिलायंस का कितना सारा नोटिस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कंपनी जब नोटिस देते हैं ना, कि ये देखो सर नोटिस, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक किया, आप देखो सर 31 मार्च 2021 का ये एकदम लेटेस्ट नोटिस है इस साल का, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली न्यू ईयर चालू हो चुका है, सबको पता है ना सर, अभी न्यू ईयर चल रहा है, सबको हैप्पी न्यू ईयर में कर दिया सर, पता है ना सबको कि ये हैप्पी न्यू ईयर है। यस सर, यस सर, यस सर। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है ना सर, कल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, कल 1 अप्रैल था। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है ना सर। तो 31 मार्च में क्या हो गया, ईयर एंड हो गया। अब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग हो गया, दैट्स वाई न्यू ईयर। ओके सर, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुए इसमें। हाँ, क्या न्यू ईयर, न्यू ईयर तो 1 जनवरी को होता है, ठीक है सर। आप लोगों के लिए बहुत वाइटल डे है। सेक्शन 101, सेक्शन याद रखना पड़ेगा, यस सर, सेक्शन याद रखना पड़ेगा, ना भूलना नहीं चाहिए। सेक्शन 101 में नोटिस ऑफ ए मीटिंग बताया गया है। सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट टू प्रॉपरली कॉल ए जनरल मीटिंग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 क्लियर डेज, पॉइंट टू बी नोटेड। कितना दिन, 21 क्लियर डेज, 21 दिन क्लियर दिन का नोटिस बिफोर द मीटिंग। क्लियर दिन मतलब जिस दिन पहुंच रहा है और जिस दिन दे रहा है उसको छोड़ के, इसलिए क्लियर दिन बताया जा रहा है। बिफोर द मीटिंग शुड यू गिव टू ऑल द मेंबर्स, शुड बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी डिजीज मेंबर, मतलब अगर किसी का तबीयत खराब है, कोई गुजर गए हैं, ठीक है, इन दैट केस उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा। और द असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर्स, इंसॉल्वेंट मेंबर्स मतलब कोई बैंकरप्टेड है ना, तो बैंकरप्टेड मेंबर मीटिंग में नहीं जा सकता। इन दैट केस उसने अगर किसी को भी बोल के रखा है कि आप उसके बदले जाओ, तो वो जा सकते हैं। ऑडिटर्स को भी भेजा जाता है, जो कंपनी का ऑडिटर्स होते हैं ना, उसको भी मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को भी देना पड़ेगा। राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड ही ज़्यादा यूज होता है। राइटिंग मोड में घर घर में चिट्ठी जाना कंपेरेटिवली बंद हो गया है, काफ़ी खर्चा बचता है कंपनी का, ट्रीज भी बहुत सेव होता है। और अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड सर, प्रेस्क्राइब्ड मोड मतलब अगर कंपनी और कोई मोड बताते हैं, इवन व्हाट्सएप, आपको बता दूं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के टाइम पे बोला था कि ईमेल के साथ साथ, क्योंकि इंडिया में व्हाट्सएप यूजर बहुत है, ईमेल तो ऑब्वियसली ऑफिशियल मोड ऑफ नोटिस है ही, आप ईमेल के थ्रू से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ईमेल के साथ साथ अगर व्हाट्सएप भी आप करोगे तो इसको लीगल तरीका बनाया जाएगा, मतलब इसको ट्रीट किया जाएगा। क्या आप लोग पता है आप लोगों को? ऐसे नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। हाँ सर, यस सर बोले, यस सर, यस सर, वेरी गुड सर। ठीक है, तो व्हाट्सएप को भी ना सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन किया है कि हाँ व्हाट्सएप को भी, लेकिन सर ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप नहीं कर सकते, ओनली व्हाट्सएप नहीं चलेगा, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप चलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं चलेगा। मतलब हाँ, अगर उसमें कोई व्हाट्सएप अगर ना देखे, उसमें भी व्हाट्सएप में बोला गया कि नोटिस मिला कि नहीं मिला, जैसे ब्लू टिक हो ना सर, वो ब्लू टिक होना जरूरी है, अगर ब्लू टिक नहीं होता तो माना जाएगा कि पहुंचा नहीं, इस तरह का जो भी हो। लेकिन ईमेल पहुंचा है कि नहीं, इसके लिए एकदम जैसे ये नॉर्मल सिस्टम है वो बना गया है। ठीक है सर। तो मोड ऑफ सेंडिंग दी नोटिस, ठीक है,
मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस, वही मैं बोलने का कोशिश तब से कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कि नोटिस कैसे कैसे कंपनी सेंड कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर मेंबर को। ठीक है, मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस एज पर द रूल 18 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। ठीक है सर, रूल और एक्ट में क्या फर्क है जानते हो? रूल और एक्ट में ये फर्क होता है, जैसे कि हम लोगों का कंपनीज एक्ट क्या है, हम लोगों का कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट है 2013 का, है ना सर? लेकिन मानो कि 2013 के बाद कुछ नया नया चेंजेस आ रहा है, बट बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, छोटा मोटा चेंज है। तो क्या क्या फिर से न्यू एक्ट लाएगा क्या? नहीं सर, अगर एक्ट के अंदर कुछ छोटा मोटा चेंज करना है तो उसके लिए रूल लाया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो, हाँ बोलो सर, हाँ इट्स अमेंडमेंट यू कैन से, बट अमेंडमेंट का भी थोड़ा बड़ा पार्ट, मतलब एक अलग ही रूल आ रहा है जो एक्ट में नहीं था। अमेंडमेंट तो है ही, अमेंडमेंट तो है ही, बट शायद उसके लिए आपको एक्ट को बदलना ना पड़े, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस उसको रूल में लाया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली अमेंडमेंट, तो उसके लिए रूल बोला जाता है। फिर ये रूल अगर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा रूल हो गया, न्यू रूल, सब रूल चेंज हो गया, तब क्या करना पड़ेगा? फिर एक्ट को ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है सर, sending of notice through electronic mode has been statutorily recognized. ठीक है, statutorily recognized electronic mode. For the purpose of this rule, the expression electronic mode shall mean any communication sent by a company through its authorized or secured computer program which is capable of producing confirmation and keeping record of such communication addressed to the person entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by the member. ठीक है, मेंबर को ही कंपनी में जाके बोलना पड़ता है, दिस इज माई ईमेल आईडी, आप इसके थ्रू से शेयर कर देना। ठीक है, ये अगर उसने अगर ईमेल आईडी चेंज कर दिया तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं है सर। ठीक है, इसीलिए बोला लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर। द सेड रूल मेंशन दैट अ नोटिस में बी सेंड थ्रू एन ईमेल एज ए टेक्स्ट और एज एन अटैचमेंट टू ईमेल। ठीक है, ईमेल के साथ हम लोग अटैच करते हैं, एज ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल फॉर एक्सेसिंग सच नोटिस। यूआरएल समझते हो ना आप लोग? सर वेबसाइट जब भी कुछ ओपन करते हैं तो वो यूआरएल के थ्रू से ही ओपन होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर एक्सेसिंग सच नोटिस। ईमेल तो मतलब कुछ भी चलेगा, आप यूआरएल का लिंक दे दो, टेक्स्ट कर दो, अटैचमेंट कर दो, नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक लिंक भेज दो, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर एक्सेसिंग सच नोटिस के लिए एक लिंक भेज दो। ठीक है, मतलब वेबसाइट लिंक भेज दो, बेसिकली सारा का सारा यहाँ पर वैलिड माना गया है। देख रहे हो सर, लॉ में ना हर चीज़ है ना एकदम क्या बोलते हैं सर, लाइन बाय लाइन बताया जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना फिर आवाज़ उठ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो ज़्यादा आवाज़ ना उठे, लोग इसको मिसयूज ना करें, इसलिए लॉ हमेशा ट्रिकी होता है। लॉ ऑलवेज ट्रिकी बिकॉज लॉ हमेशा बहुत मतलब छोटा छोटा मैटर को लेके बात करता है। लॉ को रिलेटेड एक बात करते हैं, आप लोग कंपनी लॉ में शायद बहुत देर से पढ़ रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर, आप लोग क्रिकेट देखते हो, थोड़ा अलग जा रहा हूँ सर, लॉ ही है बट थोड़ा अलग। आप लोग क्रिकेट देखते हो, बताना सर। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता। वेरी गुड सर। सर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था, है ना सर? यस फाइनल में क्या ड्रामा हुआ था? স্যার, ম্যাচ টাই হয়েছিল, সুপার ওভার ম্যাচ টাই হয়েছিল, তারপর ইংল্যান্ড বেশি বাউন্ডারি স্কোর করেছে দেখে ব্রাজিল। तो ये क्या है? वेरी गुड आयन, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, वर्ल्ड कप 2019 फाइनल, इंग्लैंड बिकम द 6th कंट्री आफ्टर वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो एक्चुअली इंग्लैंड के साथ फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड का। मैच टाई हुआ था, मतलब पहले तो फर्स्ट ये इंग्लैंड कहाँ गया, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, और ये इंग्लैंड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैच हुआ था। पहले तो मैच ड्रॉ हो गया, फिर सुपर ओवर मतलब टाई ब्रेकर हुआ था। नॉर्मल मैच ड्रॉ, ध्यान से सुनो सर रूल क्या होता है। नॉर्मल मैच हो गया ड्रॉ, फिर सुपर ओवर हुआ। ठीक है, सुपर ओवर मतलब उसको टाई ब्रेकर, जैसे फुटबॉल में टाई ब्रेकर होता है वैसा ही क्रिकेट में इसको सुपर ओवर बोला जाता है। सुपर ओवर में भी टाई, तो टाई ब्रेकर में भी टाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर रूल बुक आया क्रिकेट का, रूल बुक बोला कि जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्री लगाया मतलब 4, ओके, तो उस टीम को विनर बनाया जाएगा। ये क्रिकेट के रूल बुक में लिखा हुआ है।
अब बताओ, मतलब न्यूजीलैंड का किस्मत सोचो, मुझे बहुत बेकार लगा ये रूल। मतलब वाई 4, वाई नॉट 6? এখন নেই এটা। रूल हटाया गया है अभी। वेरी गुड হ্যাঁ सर। স্যার, বাউন্ডারিজ মানে 4 এন্ড 6 বোথ। 4 and 6 बोथ? সব, হ্যাঁ বোথ ইংল্যান্ড বেশি মেরেছে, বাট নিউজিল্যান্ড উইকেটস বেশি নিয়েছে, সেটা ধরেন। तो लेकिन विकेट को नहीं लिया। अच्छा, 4 and 6 दोनों को ही लिया गया था क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ, ओके, चलो ये भी एक अच्छा इस जानकारी था। मैच के बाद এই রুলটা উঠিয়ে দিয়েছে। वेरी गुड सर। এখন आप लोगों को 4 समझ, বার সুপার ওভার হলেও হবে। 4 बार सुपर ओवर करना पड़ेगा। না মানে যতবার হবে সুপার ওভার হয়ে যাবে মানে। जब तक सुपर ओवर खत्म नहीं होता, टाई जब तक ब्रेक नहीं होगा चलते जाएगा আসছে सुपर আইপিএল ओवर। ও হয়েছিল, একটা ম্যাচে দুটো आईपीएल में সুপার ওভার। आईपीएल में भी हुआ था? अरे वाह, একটা ম্যাচে দুটো সুপার ওভার হয়েছিল। वेरी गुड सर। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो ना कि जैसे क्रिकेट रूल बुक के कारण 2019 वर्ल्ड कप में मुझे लगा था कि न्यूजीलैंड के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 4 और 6 को ही आप क्यों मतलब ज्यादा अहमियत दोगे? न्यूजीलैंड ने विकेट ज्यादा लिया था, आप विकेट को क्यों नहीं दोगे? लेकिन जो भी हो, क्रिकेट के रूल बुक में था, तो ऑन दैट टाइम जो रूल था उसको अप्लाई किया गया। अब कभी कभी ये रूल महंगा पड़ सकता है, कभी कभी रूल काफ़ी ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट ओके, फिर भी रूल है तो मानना पड़ता है। फिर बाद में चेंज भी किया जाता है, जैसे कि अयन का इन्फॉर्मेशन है सर, अपडेशन है कि ये रूल को चेंज किया गया क्रिकेट रूल बुक से। सिमिलरली कंपनीज लेवल में भी काफ़ी सारा रूल्स रेगुलेशन समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, एज पर द नीड, एज पर द नीड, एज पर द बिजनेस नीड, एवरीथिंग। तो जो जरूरी है वो किया जाता है, ठीक है सर। तो बेसिकली रूल इज कंपनीज लॉ, दैट इज लॉ एक्चुअली, ठीक है। तो लॉ का बहुत बड़ा रोल प्लेइंग होता है हमारे लाइफ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आप लोग का जो कॉमर्स एंड फाइनेंस का फील्ड है, ठीक है, उसमें हो। ओके सर, अरे आप लोगों को बहुत समझ आ रहा है, ठीक है। द email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the records of the company as provided by the depository. Also the company shall be provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member, ध्यान से सुनना, हाँ, once in a financial year to the member to register his email address and the changes therein। जैसे KYC अपडेट होता है ना, हाँ सर, आजकल तो नियम हो गया है, KYC अपडेट करना पड़ता है हमेशा, एवरी ईयर, स्पेशली कंपनी लेवल में तो हर साल KYC, इवन नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट होल्डिंग के केस में भी बैंक लेवल में KYC अपडेट करना पड़ता है। नो योर कस्टमर, ठीक है। तो ये KYC लेवल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज अगर कुछ भी चेंज हो जाता है ना, उसका डिटेल्स फटाफट मिल जाना चाहिए। तो इसलिए कंपनी वंस इन अ ईयर आपको देता है। देयर इन एंड सच रिक्वेस्ट में बी मेड बाय ओनली दोज मेंबर्स हु हैव नॉट गॉट देयर ईमेल आईडी रिकॉर्डेड और टू अपडेट ए फ्रेश ईमेल आईडी एंड नॉट फ्रॉम द मेंबर्स हुज ईमेल आईडीज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटीज कंपनी जरूर देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी चेंज हो जाए, आप भी कंपनी को कनेक्ट करके जाके अपडेट करके आ सकते हो, ठीक है, अगर आप कंपनी का मेंबर हो और अगर आप कंपनी में मीटिंग में अटेंड करना चाहते हो, बिकॉज आपके लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट था ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बस वो जो मीटिंग के लिए 21 क्लियर डेज का हिसाब था। अगर कोई एनजीओ चलाते हैं ना, जिसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जिस जो एनपीओ या एनजीओ होता है ना सर, उसको सेक्शन 8 बोलते हैं सर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली चैरिटेबल काम करते हैं, प्रॉफिट का काम नहीं करता, ठीक है सर। जैसे स्कूल कॉलेजेस भी इसके अंदर आ जाता है, हॉस्पिटल्स वगैरह भी आ जाता है, जो प्रॉफिट करना जिसका मेन मुद्दा नहीं है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, clause 1 subsection 1 of section 101 of for the words 21 days the words 14 days shall be substituted। नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015, इसमें नोटिफिकेशन आया था कि वो 21 डेज, उनके केस में 14 डेज माना जाता है, ये थोड़ा याद रखिएगा सर, ठीक है। एनजीओ के या एनपीओ के केस में, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज के केस में 21 डेज चेंज होके 14 डेज माना जाता है, याद रखिएगा सर। ये सब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को टॉप क्लास फाइनेंशियल एडवाइजरी या कंपनीज लेवल में लीगल एडवाइजरी बनाता है। द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। सब्जेक्ट लाइन में क्या रहता है? नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, प्लेस एंड डेट ऑन विच द मीटिंग इज शेड्यूल्ड। द नोटिस शैल बी प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैं आपको बार बार तब से रिलायंस के वेबसाइट में दिखा रहा ना सर, एग्जैक्टली मतलब जो भी कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट हो, ठीक है, वहां पर दिखना चाहिए डिटेल्स, इफ एनी, एंड ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है सर। वेर ए नोटिस ऑफ जीएम जनरल मीटिंग इज सेंड बाई पोस्ट। सर अगर बाई पोस्ट जाए तो, मतलब ईमेल नहीं किया जा रहा है, बाई पोस्ट जाएगा तो, वेर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेंड बाई पोस्ट इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड
at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted. Rule 35 subsection 6 of the Companies Incorporation Rule 2014. मतलब समझ में आया सर? Where notice of genuine sent by post, it shall be deemed to be served at the expiration of 48 घंटा पहले आपको देना पड़ेगा आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड. ठीक है, मतलब 48 घंटा पहले आपको भेजना पड़ेगा एटलीस्ट. ठीक है, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा पोस्ट के केस में. ये थोड़ा ध्यान देना. जैसे ये 21 क्लियर डेज देख लें, समझ में आ जाएगा आपको कि 21 क्लियर दिन का मतलब क्या है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज? ध्यान से सुनना सर. 21 clear days means that the date on which notice is served and the date of meeting are excluded from sending the notice. मतलब आप समझ रहे हो, on which notice is served, जिस दिन नोटिस भेजा जा रहा है, नोटिस जिस दिन भेजा जा रहा है. सपोज आज क्या डेट है सर? 2 अप्रैल 2021. ठीक है सर. अगर आज के डेट में नोटिस सेंड किया जा रहा है, नोटिस इज सर्व्ड एंड द डेट ऑफ मीटिंग आर एक्सक्लूडेड फॉर सेंडिंग द नोटिस. तो 2 अप्रैल से जिस दिन मीटिंग होगा, कितना दिन बाद, बीच में 21 दिन का क्लियर गैप होना चाहिए. कौन बताएगा सर कौन सा डेट में क्लियर गैप क्लियर होता है? 2 अप्रैल से कौन सा डेट जाना चाहिए? 22 तारीख, सॉरी 22, 24, 23 होगा क्या? कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके? सर आज अगर 2 अप्रैल है 2021 का, तो क्या 23 अप्रैल और 2 अप्रैल के बीच में पक्का 21 दिन का गैप आ रहा है या नहीं? कोई ट्राई कर रहे हो क्या? मुझे तो यही फील लग रहा है कि हाँ, अगर 23 तारीख को मीटिंग है और आज अगर 2 तारीख है, ये दोनों डेट को छोड़ दिया जाए तो बीच में पक्का 21 डेज का गैप होना चाहिए. तो जाके, ठीक है, तो जाके 21 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए. मैक्सिमम ज़्यादा हो सकता है, डजेंट मैटर, बट 21 क्लियर डेज होना चाहिए. एक कंपनी कैन नॉट कर्टेल, हो रहा है ना सर? 20 कंपनी कैन नॉट कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज थ्रू इट्स आर्टिकल. कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप लोगों को पता है ना सर, कंपनी का एओए एंड एमओए, जो लोगों ने बेसिक पढ़ा, जो बाद में पढ़ेगा वो बाद में सीखेगा, डोंट वरी. एओए एंड एमओए याद है सर? एओए मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए मीन्स मतलब कौन बताएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई फर्क बताएगा? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक और হচ্ছে এমও হচ্ছে কনস্টিটিউশন চার্টার. वेरी गुड सर, थैंक यू सर. एओए इज रूल बुक ऑफ द कंपनी एंड एमओए इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें कंपनी का पूरा ऑब्जेक्टिव, कंपनी को क्या करना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, सारा का सारा लिखा रहता है. और रेगुलर बेसिस में कंपनी में जो भी होता है वो सब एओए के बेसिस में होता है. तो अगर ये 21 क्लियर डेज के बारे में अगर कुछ चेंजेस करना है ना, तो वो भी कैन नॉट कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज नहीं कर सकता. अगर कभी करेगा तो अगर कंपनीज एक्ट चेंज होगा तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, कंपनी एओए में इसको 21 को कर्टेल करके कुछ और दिन दिखा दे, ऐसा कंपनी नहीं कर पाएगा. इसीलिए एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, कंपनी कैन नॉट कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज थ्रू इट्स आर्टिकल्स. मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बोल रहा है, रूल बुक में चेंज नहीं कर पाएगा. ठीक है सर. Who is entitled to receive the notice of the general meeting? Big question. 101 subsection 3. 101 subsection 3. ये जनरल मीटिंग का नोटिस किसके पास पहुंचना चाहिए? Who is entitled to receive the notice of the general meeting? किसके किसके पास पहुंचना चाहिए? हाँ सर, आप लोग तो तब से सुन ही रहे हो ना कि इस नोटिस का, जनरल मीटिंग का इंपॉर्टेंस ही क्या है. तो जनरल मीटिंग हो या ईजीएम हो या बोर्ड मीटिंग हो या फिर क्लास मीटिंग हो, है ना सर, इतना तरह का तो मीटिंग होता है. सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेंबर में कौन आ जाएगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ जाएगा. ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, मेंबर का मतलब ही सिंपल, आंख बंद करके इक्विटी शेयर होल्डर. मेंबर मतलब शेयर होल्डर बेसिकली. तो सबसे पहले तो मेंबर को दो, डायरेक्टर को भी दो, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, या फिर एक ऑडिटर है तो एक ऑडिटर. अगर कंपनी का एक से ज़्यादा ऑडिटर है ना, तो फिर ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी भी हो सकता है. यहाँ पर मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड, रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट
अगर मुझे मिल जाए। कंपनी में एक से ज़्यादा ऑडिटर हो सकता है। जो लोग ऑडिट का पढ़ाई करते हो अभी उनको पता है, जो लोग अभी नहीं करते हो बाद में करेगा, डोंट वरी। सर आप तब से रिलायंस क्यों ले रहे हो? सर रिलायंस का ना डेटा बड़ा जल्दी जल्दी मिल जाता है इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये देखो सर, ये ओरिजिनल है सर एकदम, डोंट वरी, साइट से ही मिल रहा है मुझे। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। कंपनी को ना ऑडिटिंग करना पड़ता है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ दुनिया के सामने बताने के लिए, बिकॉज जितना लोगों को नोटिस भेजा जाता है ना, वो सारा का सारा लोगों को कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए। स्पेशली जो लोग शेयर होल्डर है ना, वो ऑडिट रिपोर्ट देख के इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी में शेयर रखेगा कि बेच देगा वो भी डिसाइड करता है। इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लुक। हाँ दिख रहा है सर कि ऑडिटर्स रिपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ये देखो सर, कितना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चतुर्वेदी एंड शाह, डेलॉयट हस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी फॉर राजेंद्र एंड कंपनी, 3 चार्टर्ड फर्म है यहाँ पर, देख रहे हो सर? रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट में ये मोस्ट प्रोबेबली 2019-20 का है। 3 चार्टर्ड फर्म ने मिलकर किया, और भी है, डी चतुर्वेदी, 3 4, ये इंडिविजुअल चार्टर्ड है, ठीक है, ये इंडिविजुअल चार्टर्ड है। और ये एंड शाह, एंड कंपनी मतलब फार्म, और जिसमें कोई एंड नहीं है, जिसमें कोई एंड नहीं है वो इंडिविजुअल चार्टर्ड है, ठीक है। डी चतुर्वेदी, ए बी जानी, ए आर शाह, सारा का सारा इतना सारा चार्टर्ड मिलके, इतना सारा ऑडिटर बेसिकली मिलके रिलायंस का काम किया है। कर सकते हैं सर, मोर देन 1 चार्टर ऑडिटर जा सकते हैं फिनेंशियल ऑडिट करने के लिए, रूल है सर, कोई बात नहीं। जब ऑडिट पढ़ोगे डिटेल्स जानोगे कि क्या ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी। लेकिन कंपनी, सर जो भी पढ़ रहे हो ना, फटाफट रियल लाइफ देख पा रहे हो। आई डोंट नो आप लोग कितना समझ रहे हो बात को, कि मैं क्यों कोशिश करता रहता हूँ हमेशा आप लोगों को रियल कनेक्ट करने का। आज नहीं समझ में आएगा शायद, बट कभी ना कभी ज़रूर समझ में आएगा। अगर सिर्फ मैं ये वाला बात करके निकल जाता ना, तो शायद आपके दिमाग में ऐसा चलता, अच्छा होता है ऑडिटर को भी भेजना पड़ता है। बट मैं आपको जब रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, जब मैं आपको रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, तब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा ये रियल, जब आप लोग रियल लाइफ में फार्म में नौकरी करोगे, किसी कंपनी का ऑडिट करोगे या फिर डिटेल्स समझोगे, ट्रेनिंग करोगे, तब आपके दिमाग में चलेगा, अच्छा तो फिर एक से भी ज़्यादा ऑडिटर हो सकता है और उनको भी मतलब कंपनी का नोटिस भेजना जरूरी है। तो दीज आर दी थिंग्स जो अगर आप अभी से देखते हुए चलोगे ना, तो फिर मुझे लगता है इट्स वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर करियर। जब आप एडवांस रहोगे, कंपटीशन तो है ना सर बहुत मार्केट में, आप आम से खास कैसे बनोगे, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। अगर आप बोलोगे कि हम खास नहीं बनेंगे, तो इट्स फुल्ली अप टू यू। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं हम खास बनेंगे, खास मतलब स्पेशल नॉलेज, ऑब्वियसली पास बहुत लोग करते हैं सर, पास कौन नहीं करता, लेकिन कदर उसका होता है जो नॉलेज के साथ रहता है। पास बहुत लोग करते हैं, लेकिन कदर उसका होता है जो नॉलेज के साथ रहते हैं। सीरियसली ऐसा बहुत लोग ऐसे जिनका नंबर कम होता है, बट बाद में वो टॉप लेवल में पहुंचते हैं। बट ऐसे बहुत लोग हैं हाई क्लास नंबर लेके भी ना अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ढूंढो, मिल जाएगा। तो नंबर कभी आपको डिफाइन नहीं करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर लेते हो, साथ में नॉलेज भी बहुत लेते हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी ऐसे करते हो। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नंबर तो एकदम भरा पड़ा है, लेकिन नॉलेज बहुत कम है प्रैक्टिकल लेवल पे, तो इन दैट केस उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गुड कि अगर नॉलेज विथ नंबर एक साथ आ जाए, तब तो एकदम बोलवाला है सर। अच्छा, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर को भी दे दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज मेंबर को भी दे दो, नोटिस शुड बी सर्व टू। इतना सारा लोगों को नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, याद रखना सर, ठीक है। बेसिकली जिनको भी कंपनी के मीटिंग मतलब इनके साथ इंटरेस्टेड पार्टीज है, उन सभी को आपको नोटिस देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 subsection 4, any accidental omission to give notice to or the non-recipient of such notice by any member or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting. The onus is on the company to prove that the omission was not deliberate. मतलब इन जिनमें जिनको भी नोटिस भेजा मतलब मीटिंग के लिए नोटिस देना चाहिए, अगर किसी कारण से नोटिस उन तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, ये किसका लायबिलिटी है? नोटिस पहुंचाने का लायबिलिटी किसका है सर? बोलो सर, नोटिस पहुंचाने का लायबिलिटी किसका है? कंपनी का है।
The onus is on the company to prove that the omission was not deliberate. अगर बाई चांस किसी के पास नोटिस नहीं पहुंचता है तो कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि आप डेलिबरेटली नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, मिस्टेक हो गया है, यू हैव टू प्रूव दैट। अदरवाइज कंपनी को पेनल्टी लगेगा। डोंट वरी, आगे आगे बात करूंगा सारा का सारा पेनल्टीज वगैरह के लिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं सर, केस स्टडीज एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा मजा आएगा। केस स्टडीज एग्जाम्पल मतलब थोड़ा घुमा के सवाल भी आ जाए ना, आप आराम से जवाब दे सकते हो। मिस्टर आबिर filed a complaint against the company Elixir Private Limited. ध्यान से सुनना सर। Since it did not serve the notice to him for attending the annual general meeting, the company in turn provided the proof that they had sent the notice by way of an email to Mr. Abir, inviting him to attend the annual general meeting of the company. Abir alleged that he never received the email. State whether the company is liable as guilty for contravening the provision of section 101 of the Companies Act 2013 read with rules. समझ में आया सर आप लोगों को क्वेश्चन क्या है? आबिर एक शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी का, ये बोल रहा है कि मुझे कंपनी का नोटिस नहीं आया जनरल मीटिंग का। कंपनी बोल रहा है कि यस हमने कंपनी को मतलब आबिर को नोटिस सेंड किया है, तो क्या कंपनी लायबल है? हाँ सर, देखो सर, एज पर रूल 18 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल कहता है 2014, द कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल एंड द कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फेलियर इन ट्रांसमिशन। मतलब अगर ये देख लिया जाए कि कंपनी का साइट में जाके कि ईमेल सेंड हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपने ईमेल भेजा कि नहीं भेजा, अरे सर वो प्रूफ रहेगा ना कि सेंड हुआ कि नहीं हुआ। ईमेल किसी कारण से नहीं पहुंचा है, इसका लायबिलिटी कंपनी का नहीं है, लेकिन आपने सेंड किया कि नहीं किया इसका डेटा तो इलेक्ट्रॉनिकली रहेगा। ओ सर बताओ ना, आपने अगर किसी को कुछ सेंड करोगे उसका डेटा तो मिल जाएगा ना, इवन अगर आप डिलीट भी करोगे ना तो भी निकाला जा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप व्हाट्सएप में किसी के साथ भी कुछ भी चैट करते हो ना, वो सारा का सारा चैटिंग डिटेल्स कभी भी निकाला जा सकता है, चाहे आप कितना बार भी डिलीट कर दो, है ना सर? वो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में पता चल गया था सब। अरे यस और नो? यस सर। है ना? तो इसी बेसिकली ये एकदम से, लेकिन अगर देखो सर बात कि अगर किसी टेक्निकल कारण से वो नहीं पहुंचा है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है? शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। ऑल्सो if member entitled to receive the notice fails to provide or update relevant email address to the company or to the depository participants, मतलब जिसके पास आपको डिपोजिटरी करना चाहिए, as the case may be, the company shall not be in default for not delivering notice via email। मतलब अगर आपका ईमेल एड्रेस ही गलत है, अगर आपने ईमेल ही अपडेट नहीं किया तो इसके लिए कंपनी क्यों लायबल होगा? तो ये चीज़ देखा जाएगा। अगर इसके अलावा अगर देखा जाए कि नहीं कंपनी डिलिबरेटली कर रहा है तब तो ऑब्वियसली कंपनी लायबल बन जाएगा, एंड इन दैट केस कंपनी को ऑब्वियसली पेनल्टी वगैरह जो भी होगा सज़ा मिलेगा कंपनी को। अगर वो बहुत बड़ा देखा जाएगा कितना मेटेरियलिस्टिक मैटर है, कितना बड़ा डील खराब हुआ है, मेंबर का कितना बड़ा लॉस हुआ है, इज ऑल डिपेंड्स। मीटिंग क्या शॉर्टर नोटिस पे हो सकता है? मीटिंग हेल्ड एंड शॉर्टर नोटिस, क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकता है? पॉइंट इज दैट जनरली जनरल मीटिंग नीड नॉट बी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट ए नोटिस ऑफ 21 क्लियर डेज। हाउएवर a general meeting may be called after giving a shorter notice than that specified in subsection if consent in writing or by electronic mode is accorded thereto। मतलब अगर शेयर होल्डर का कंसेंट है, अगर शेयर होल्डर का कंसेंट है तो फिर 21 दिन से पहले भी मीटिंग हो सकता है। In this case, the annual general meeting by not less than 95%, point to be noted sir, मतलब अगर 100 मेंबर है, 100 में से अगर 95 आउट ऑफ 100 अगर 95 मेंबर बोला कि यस शॉर्टर नोटिस देके हो सकता है तो इट्स पॉसिबल। मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट देयर राइट, इवन वोट दे सकता है कि यस अगर 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट देयर राइट तो फिर हो सकता है शॉर्टर नोटिस पे 21 दिन के कम समय में मीटिंग किया जा सकता है। इन द केस ऑफ अदर जनरल मीटिंग बाय मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है? अच्छा, holding if the meeting has a share capital majority in numbers of the members entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital of the company as gives a right to vote at the meeting। मतलब कभी कभी ना सिर्फ नंबर शेयर होल्डर नहीं देखा जाता, शेयर होल्डर का कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग है वो भी देखा जाता है। मतलब सपोज मानो कि कंपनी में 3 शेयर होल्डर ऐसा है जिनका 3 मिलेगी कंपनी का 95% शेयर होल्ड हो जाता है। कंपनी का टोटल कैपिटल अगर 1 लाख है और 1 लाख में शायद टोटल 100 मेंबर हो सकता है, मे बी देयर आर 100 मेंबर्स,
बट अगर 3 मेंबर का मिला के 95% ऑफ द शेयर कैपिटल हो जाए ना, तो इन दैट केस ऑल्सो if the company has a share capital majority in number of number entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital of the company as gives the right to vote at the meeting. मतलब अगर उसका शेयर कैपिटल वैलिड हो जाए ना, तो इन दैट केस भी वो वोट दे सकता है इस मीटिंग के लिए. हैविंग द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल एट द मीटिंग, तो इन दैट केस वो वोट नहीं दे सकता. ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट में मीटिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि कौन कौन मतलब नोटिस शॉर्टर नोटिस पे होगा कि नहीं होगा. बेसिकली दिस where any member company is entitled to vote only on some resolutions or resolutions to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purpose of this subsection and represent the former resolution. चलो रेजोल्यूशन चैप्टर में डिटेल्स बात करेंगे जब रेजोल्यूशंस पे आएंगे. कंसेंट ऑफ द नोटिस 101 सबसेक्शन 2 में बोला गया है ऑथोरिटी टू कॉल ए जनरल मीटिंग के बारे में. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी बात करूंगा. फिर अड्डा में बात होगा, नेक्स्ट क्लास का चर्चा चलेगा सर. ये सब अड्डा, सर व्हाट इज अड्डा, आई विल डिस्कस. मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में बताया था एक बार, शायद आप लोगों को याद होगा, बेसिक ऑफ कंपनी लॉ में ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा बोलते हैं सर. ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस क्या है, मतलब दैट इज अड्डा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बड़ा मजा आएगा. ठीक है, कौन सा मीटिंग में कौन सा अड्डा चलता है, आई विल डिस्कस. ठीक है सर. तो चलो सर, ये नोट जिनके पास नहीं है मैं उनको शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे आप लोग बस इतना बताओ. फिर कोरम के बारे में भी बात करूंगा. कोरम का भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है सर, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बता दो. कोई सवाल हो तो भी करो रिगार्डिंग टुडेज क्लास. यस सर, बुझेছি. समझ में आया सर, मज़ा आया कि नहीं आया, मतलब कंपनी को कंपनी का मीटिंग के बारे में जानने में मज़ा आ रहा है सर. सभी को पूछ रहा हूँ. राजू, फायन, स्नेहाशीष, काजल, नंदिनी, रिपू, रोशनी, शाइनी, समझ में आ रहा है ना सर? यस सर. यस सर. ओके. तथा समझ में आया रे तथा? यस सर. ओके सर, ठीक है. मैं एक बार जिनके पास नोट्स नहीं है मैं नोट शेयर करता हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है. हाँ सर बोलो. স্যার বলছি ইউপিআই করতে কাট অফ দেখায়, কাট অফটা কি গো স্যার? কিটা কিটা? কোনো ইউপিআই পেমেন্ট করতে গেলে দেখাচ্ছে কাট অফ, দ্য কাট অফ ইজ ইন প্রসেস. কাট অফ ইজ ইন প্রসেস ইউপিআই পেমেন্টে? হ্যাঁ স্যার. এটা তো আমি কোনোদিন দেখিনি, খেয়াল করিনি তো. कट ऑफ इज इन प्रोसेस, किसी को पता है क्या यूपीआई पेमेंट में कट ऑफ क्या होता है? মানে ইওনো অ্যাপ থেকে করছিলাম, যখন টাকা পাঠাচ্ছিলাম দেখছি কাট অফ ইজ ইন প্রসেস দেখাচ্ছে. कट ऑफ मीन्स आई थिंक मे बी हो सकता है कि कौन ऐप थे एसबीआई योनो? यस सर. कट ऑफ इन योनो देख लेते हैं, रुक. लोन अकाउंट मीन्स एनी लोन अप्लाइड, योनो ऐप, कट ऑफ टाइम, ट्रांजैक्शन रिसीव बिफोर द कट ऑफ टाइम ऑफ द. आई डोंट नो, मैंने कभी योनो से कभी किसी को ट्रांसफ़र किया नहीं. थोड़ा देख क्या है, नहीं तो बाद में बताएंगे. ठीक है. ठीक है, नहीं ठीक है. अरे ये सब क्या सवाल है चल रहा है, दूसरा कोई स्टूडेंट्स क्लास रिगार्डिंग कुछ हो तो पूछ, मार खाएगा. ये सब जनरल नॉलेज का सवाल क्लास के अंदर मार खाएगा. ठीक है सर, फिर बाय, टाटा सबको. রাখছি দাদা. बाय सर. ओके टाटा. ओके बाय, थैंक यू. ओके थैंक यू. স্যার हाँ স্যার নন্দিনী, বলছি, হ্যাঁ স্যার. বল বল. স্যার ওই সিসেটের ওয়েবসাইটে যে মক টেস্ট গুলো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো অ্যাটেন্ড করলে মার্কস শো করে না? করে, অনেক সময় ফেলিয়ার হয়ে যায়. ইনস্টিটিউটের সাইটে কি প্রবলেম আছে জানি না. ঠিক আছে, তুই দিতে থাক, অনেক সময় না মানে তুই দিচ্ছিস লাস্টে তোকে মার্কস দেওয়া উচিত বাট দেয় না. আই ডোন্ট নো কেন. আগের দিন একটা টেস্ট দিয়েছিলাম তো মার্কস দেখালো না.